वेलकम टू कॉन्फिडेंट स्पीकर्स क्लब। मेरा नाम सिराज अहमद है और आज हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद हसन मरकजी। ये डायरेक्टर हैं तूबा इंस्टीट्यूट ऑफ मोरल एजुकेशन के, प्लस ये एक पब्लिक स्पीकर हैं, ओरेटर हैं। इन्होंने अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 700 प्लस स्पीचेस डिलीवर की है और आज हम इनसे जानेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग हम कैसे सीख सकते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करने से डर क्यों लगता है, किस तरह से हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं। सो वेलकम मोहम्मद हसन। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने पब्लिक स्पीकिंग में किस तरह से एंट्री की, आपका जो कैरियर था पब्लिक स्पीकिंग में कैसे शुरू हुआ। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे शौक़ था कि मुझे एक ओरेटर बनना है। मुझे शौक़ था कि मैं ओरेटर बनूं, एक पब्लिक स्पीकर बनूं। अब जब आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये कि आपको डर बहुत लगता है। लोग क्या कहेंगे, क्या बोलूँगा, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब इस चीज़ को मैंने ओवरकम कैसे किया कि ये चीज़ तो मेरे साथ भी थी। तो हमारे साथ ये अच्छा हुआ कि हम जब अलबरकात में थे अलीगढ़ में, तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के दरमियान हमारी पब्लिक स्पीकिंग की भी ट्रेनिंग हुई। तो वहाँ पे हमें इस फ़ियर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये सिखाई गई कि आप पोडियम पे आइए, माइक पे आइए और बोलना शुरू करिए। स्टैंड एंड डिलीवर। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सही या गलत कुछ मत सोचिए, बस बोलिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके मन में जो है वो पहले बाहर तो आए, और वो बाहर लाने के लिए आपको जो है बोलना पड़ेगा। फिर हमने सेल्फ टॉक किया, यानी खुद से बात करना शुरू किया। हमारे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमने बोलना शुरू किया। तो चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए वो बार-बार हम बोलते थे। बहुत से लोग मिरर के सामने आकर के बात करते हैं। बहुत से लोग, सबके अपने-अपने तरीके हैं, लेकिन सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ टॉक से बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, मेरे साथ एक दिक्कत ये थी कि मेरी आवाज़ बैठ जाती थी। तो हमारी ट्रेनिंग में ये बताया गया कि आपको अपनी आवाज़ एक बार जो है वो बैठानी पड़ेगी। आप ज़ोर-ज़ोर से बोलिए, देर-देर तक बोलिए, फिर ये जो आपकी आवाज़ बैठ जाती है बोलते-बोलते ना, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो वो हम लोग रूम बंद करके खूब ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते थे, खूब ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते थे। तो हम रूम बंद करके बोलते थे, जो हमारे मन में आ रहा है हम बोल रहे हैं उसको, खूब ज़ोर-ज़ोर से बोले, आवाज़ बैठ जाती थी। लेकिन ऐसा करते-करते फिर आवाज़ खुल गई। अब ऐसा होता है कि हमें 2 घंटा भी कंटिन्यू बोलना हो तो दिक्कत नहीं होती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने की, जिसकी वजह से मेरा डर खत्म हुआ। और जब आप बोलना शुरू करते हैं, शुरू में देखिए डर तो लगता है। डर खत्म करने के लिए चीज़ें करनी है, फिर आप जब धीरे-धीरे बोलते रहेंगे तो ऑटोमेटिक एक दिन वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगा यहाँ पे कि एक बुक है द कॉन्फिडेंस गैप करके, उसमें यही लिखा हुआ है कि आपको कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, आप एक्सपर्ट हो जाएँगे। नहीं, आप जो है शुरू कीजिए। आपको नहीं बोलना आ रहा है, फिर भी बोलिए। गलत बोल रहे हैं, फिर भी बोलिए। डर रहे हैं, फिर भी बोलिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर भी बोलिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे करके आप एक्सपर्ट बनने लगेंगे। और नॉर्मली लोग गलती यही करते हैं, वो वेट करते हैं कि जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, उसी दिन मैं बोलूँगा। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। राइट, और इसको हम बोलते हैं परफेक्शन सिंड्रोम कि जिस दिन शहर की सारी रेड लाइट्स ग्रीन होंगी, उसी दिन मैं गाड़ी लेकर के निकलूँगा। बट ऐसा कभी होता नहीं है। और यही केस है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के भी। कि लोगों को लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग मैं तब करूंगा जब मैं सब सही बोलूंगा, और वो बेचारे उसके चक्कर में इंग्लिश बोल नहीं पाते। पढ़ते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उनको समझ में भी आता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। एक दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है, मैं लोगों को देखता हूँ कि वो काफी एजुकेटेड होते हैं। उन्होंने 12th किया, देन उन्होंने ग्रेजुएशन किया, देन उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बावजूद भी वो नहीं बात कर पाते हैं। उसके बावजूद भी वो पब्लिक प्लेसेस पे जाकर के बोल नहीं पाते हैं। उनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। तो ऐसा क्यों है? इतना बड़ा जो इतना लार्ज पॉपुलेशन जो है वो डरता क्यों है? इनफैक्ट एक स्टडी है जिसको हम ग्लासोफोबिया बोलते हैं। तो ग्लासोफोबिया में अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में
जो ग्लासोफोबिक हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग करने से डर लगते हैं, तो इसका क्या कारण है? जो मुझे लगता है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट, कि सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं कि वो पब्लिक स्पीकिंग करे, या उसका कम्युनिकेशन ही बेटर हो। हम इतना लंबा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ने पढ़ाने को लेकर, हम बीए करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर लेते हैं, बट हम अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान ही नहीं देते। तो एक तो शौक नहीं हुआ, उसके बाद हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और अच्छा ध्यान नहीं दिया तो इसलिए वो कम्युनिकेशन हमारा बेटर नहीं हुआ। हालाँकि जब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन बेटर होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में जाइए, इवन कि हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप टीचर बन जाइए। लेकिन अगर आप अच्छा टीचर भी बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। आप घर में हैं, एक दिन आप घर के हेड बनेंगे, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं सकते, बहुत अच्छे से उनकी तरबियत नहीं कर सकते। और जहाँ तक पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर है कि लोग पब्लिक स्पीकिंग क्यों नहीं कर पाते, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये है कि आदमी ऐसे बैठा हुआ है तो बहुत सारी बातें कर रहा है, लेकिन जब 4 लोगों के सामने बात करना हो तो वो नहीं कर पाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप पोडियम पे खड़े होकर या 4 लोगों के बीच में बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्क्रीट मैसेज देना होता है, और एक आपके पास सॉलिड डेटा होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, और वो लोगों के पास होता नहीं है, इसलिए वो जो है पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि उनके पास डेटा भी होता है, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, सारा डेटा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी लोग डरते हैं। फिर वही डर, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी। अभी आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपने बोला कि वही आपने ग्लासोफोबिया के बारे में बात की और कहा कि तो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं XYZ अपने लाइफ में, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, अपने आइडियाज को, अपने प्रेजेंटेशन को, अपने थॉट्स को लोगों के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप चैट जीपीटी से या फिर किसी भी AI टूल से जाकर के ये क्वेश्चन करते हैं कि टॉप 3 स्किल्स कौन सी है जो कि आपको प्रमोट कर सकती है, जिससे आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, जो बहुत जरूरी है, उसमें लीडरशिप के साथ साथ डोमेन नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी आएगी। सो अंडर 3 आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। इनफैक्ट एक बार मैंने AI टूल्स था, चैट जीपीटी से ही पूछा था कि कौन से ऐसे जॉब है जिसको AI रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसमें भी उसने कम्युनिकेशन का नाम दिया था। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन इटसेल्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा स्किल है जिसको चैट जीपीटी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? अच्छा, एक और सवाल ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि एक अच्छा जो पब्लिक स्पीकर है, आपने करीब करीब 500 से 600 पब्लिक स्पीचेस दी हैं और आगे भी आप देंगे, तो आपको क्या लगता है कि एक जो पब्लिक स्पीकर है, अच्छा पब्लिक स्पीकर है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर वो अपने मैसेज को किस तरह से डिलीवर करे ताकि लोगों के अंदर उसका इम्पैक्ट रहे, लोग उसकी बात को याद रखें और लोगों को उसकी बात समझ में आए? वसीम बरेली साहब का एक बहुत अच्छा शेर है जिसमें आप कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। तो बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग का वो हमें सलीका सीखना है, और वो सलीका क्या है कि एक रिसर्च है जो हमें बताती है कि आपका जो कंटेंट है वो मायने तो रखता है, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ 7%। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है सबसे मायने यही रखती है, प्लस आपका जो वॉइस का जो ट्यून होता है, कभी आपकी साउंड की जो पिच होती है वो जब ऊपर नीचे होती है, कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है, कभी बहुत इमोशनल होती है, कभी बहुत तेज हो जाती है। तो ये जो ऊपर नीचे वॉइस होती है इसका 38 समथिंग % उसका इम्पैक्ट होता है। एक थ्योरी है जो ये बताती है कि जो कंटेंट जो हम बोलते हैं, जो हम लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ 7% है। हम में से हर आदमी लगा हुआ है कि खूब नॉलेज होना चाहिए, खूब इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी बात करेंगे। नहीं, वो डेटा, वो थ्योरी, वो रिसर्च कहती है कि सिर्फ 7% है। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप उस चीज को किस तरीके से बता रहे हैं। एक रिसर्च है जो बताती है कि हमारा जो कंटेंट होता है उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 7% है। हम में से हर आदमी
इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, कितना ज़्यादा डेटा हो, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी अच्छी हम बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डेटा का, इन्फॉर्मेशन का, कंटेंट का इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस सिर्फ 7 ही % है। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है हमारी स्पीच को और पब्लिक को हम बहुत अच्छा जो समझा सकते हैं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज। और फिर जब हम स्पीच देते हैं तो हमारी जो वॉल्यूम होती है, हमारी जो वॉइस की ट्यून होती है, उसका 38% उसका इम्पैक्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम जब अलबरकात अलीगढ़ में थे तो एक ट्रेनर आए हुए थे, तो उन्होंने हम सबसे कहा, सभी स्टूडेंट से कहा कि आप जो है अपनी उंगली अपने गाल पे रखी। ये कहकर उन्होंने अपनी उंगली अपने माथे पे रखी। तो हम सब ने, सभी स्टूडेंट्स ने उंगली अपने माथे पे रखी। हालांकि उन्होंने कहा कि अपने गाल पे रखिए, लेकिन उन्होंने रखा अपने माथे पर, तो हम उनको देख रहे थे, तो हम सब ने माथे पर रखा। तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट, कि सामने वाले ने कहा कुछ और लेकिन किया कुछ और, जिसकी वजह से हम सब ने उसके कहने पे ध्यान नहीं दिया बल्कि उसके करने पे ध्यान दिया। तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और जो हमारी ट्यून होती है, देखिए हमारी जो लाइफ है, आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान जिंदा है तो वो बताता है कि ऐसे लाइफ ऐसे से बताता है, अगर कोई इंसान मर गया तो ऐसा पूरा सीधा दिखाता है। तो अगर हम पूरा सिर्फ एक ही ट्यून में बात करेंगे तो फिर हम भी एकदम मरे जैसे रहेंगे और लोगों को हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारी ट्यून कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कुछ कभी इमोशनल होती है, कभी हम थोड़ा सा हंसाते हैं लोगों को, तो इससे हमारी स्पीच बहुत बेहतर होती है। और आखिरी चीज़ इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जब आप अपनी स्पीच को शुरू करते हैं तो आप स्टार्टिंग में अपने ऑडियंस से कनेक्ट कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा खेल तो वहीं से शुरू होता है। जब आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद वो आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे और आप अपनी बात को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अब वो कनेक्ट करने के आपके अपने तरीके हैं, जैसे मैं अक्सर कुछ अच्छे-अच्छे अशआर सुनाता हूँ, तो शेर सुनकर लोग कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, कुछ लोग कोई एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप स्टार्टिंग में अपने ऑडियंस से आप कनेक्ट होइए। बगैर कनेक्ट हुए आप बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये मैंने देखा है कि लोग जो है स्टेज पे जाते हैं जी। और धड़ाधड़ बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसको नॉर्मली हम एक इमेच्योर स्पीकर में काउंट करते हैं कि आप स्टेज पे गए और धड़ाधड़ बोलना शुरू किया। एंड यू हैव पॉइंटेड वेरी वेल कि हमें सबसे पहले जो है ऑडियंस का एंगेजमेंट या फिर ऑडियंस का ध्यान जो है अपनी तरफ रखना चाहिए, खींचना चाहिए।